हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोदय के गुरुजी पे। सो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हमारा क्लास 9 तो हो चुका है, अब जो क्लास 10 का न्यू सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि हर सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, फिर चाहे हमारा सोशल साइंस हो, कि उसका भाई सिलेबस क्या होने वाला है, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना, और क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, किस पर ज़्यादा जोर देना है ना, किस पर बस थोड़ा सा पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में इसी की हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई हमारा सिलेबस क्या होने वाला है पूरे साल का। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात यह है बच्चों कि जब हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं, कोई भी कार्य शुरू करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। क्योंकि अगर हमें डायरेक्शन ही नहीं पता होगी, अगर हम सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करते रहेंगे, तो आज ये पढ़े, कल वो पढ़े थे, तीसरे दिन दूसरा चैप्टर पढ़े, तो उसमें हमारा जो सिलेबस है वो सही ढंग से कवर नहीं हो पाता है ना। ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई हमें कौन कौन से चैप्टर में ज़्यादा अधिक टाइम देना है, कौन कौन से चैप्टर में कम टाइम देना है, और कौन से चैप्टर को किस तरीके से नोट्स बनाना है ना। आगे बढ़ते हैं और सिलेबस पता कर लेते हैं, और ये भी आप लोग को बताएंगे कि आप लोग के लिए कौन कौन सी बुक्स सोशल साइंस के लिए ज़रूरी होने वाले हैं। क्योंकि बच्चों, मैं विवेक आप लोग को ज्ञानोदय के गुरुजी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म में सोशल साइंस की क्लासेस देने वाला हूं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रश्नों का भाई प्रारूप क्या होगा। प्रारूप मतलब कि प्रश्नों का प्रकार, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे एग्जाम में, शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग आएंगे, बहुविकल्पी आएंगे जिनको हम ऑप्शनल कहते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर में आने वाले हैं। तो वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रश्नों का प्रारूप क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि हमारे जिनकी संख्या होती है 20। हमारे एग्जाम में सोशल साइंस में क्या होता है कि 20 ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो 20 बहुविकल्पी हो जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और इससे हमें कितने नंबर मिलते हैं, 20 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं, जो बहुत बड़ा भाग होता है बहुविकल्पी का, है ना। तो हमें और जो जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे इनको इग्नोर नहीं कर देना है। आपके भैया आपको क्लासेस में सारे बहुविकल्पी, सारे शॉर्ट लॉन्ग करवाने वाले हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, जिनको हम शॉर्ट आंसर्स के रूप में देखेंगे। इनकी संख्या होती है हमारे क्वेश्चन, हमारे एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं इससे, और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो यहाँ से हमें 16 नंबर मिल जाते हैं। ये भी एक बड़ा भाग है हमारे एग्जाम का। 20 नंबर ऑप्शनल से मिल जाते हैं, बहुविकल्पी से, और 16 नंबर बच्चों, 16 नंबर मिल जाते हैं हमारे शॉर्ट आंसर से, जिनको हमें 80 शब्दों में लिखकर आना होता है। 80 शब्दों में लिखकर आना होता है। फिर ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होती है बच्चों 4 क्वेश्चन करने होते हैं हमारे एग्जाम में, है ना। और इनके ये जो 4 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। तो हमें यहाँ जो सबसे बड़ा पार्ट होता है 24 नंबर का, 24 नंबर हमें लॉन्ग आंसर से मिल जाते हैं। तो हम लॉन्ग आंसर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने वाले हैं, है ना। देखो, अभी तक क्या था बच्चों, आप लोग का 9th था, तो बहुत से बच्चे 9th में पढ़े होंगे, बहुत से बच्चे मक्कारी किए होंगे। तो अब समय आ गया है कि आप लोग को मक्कारी नहीं करना है, और जैसा जैसा क्लास में बताया जाए बस वैसा फॉलो करते जाना है। और ये वीडियो हम आप लोग के लिए इसलिए लाए हैं क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ से आप लोग के कम से कम नहीं तो 10 से 15 नंबर इस वाले वीडियो से आप लोग के क्लियर होने वाले हैं, है ना। सिर्फ इतना जानने में कि सिलेबस क्या है, क्योंकि हम बच्चों सिलेबस में ये बताने वाले हैं कि हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वो चैप्टर्स क्लियर कर लेंगे बहुत जल्दी, तो आपके 10 से 15 नंबर कवर कर लेंगे, है ना। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बच्चों मानचित्र का। मानचित्र में क्या होता है कि हमारा इतिहास और भूगोल, 5 क्वेश्चन इतिहास में आएंगे मानचित्र से, है ना। 5 क्वेश्चन मानचित्र के इतिहास से आएंगे, फिर 5 क्वेश्चन भूगोल से आएंगे, है ना। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 10 नंबर हमको यहाँ से मिल जाते हैं। अब भाई 20, 16, 36, 36, 24, 60 और 10, 70। अब ये हमारा 70 नंबर का पेपर हो गया टोटल, है ना। कि 10 नंबर मानचित्र से, मतलब 60 नंबर हमें थ्योरी से मिलने वाले हैं लिखकर, और 10 नंबर हमें मैप देने वाले हैं
मानचित्र, है ना। अब आ जाते हैं भाई कि हमारा जो ये सोशल साइंस सब्जेक्ट है इसमें कितने पार्ट होने वाले हैं बच्चों। कितने पार्ट मतलब कितनी इकाइयाँ होने वाली हैं। इकाइयों का अर्थ यह है कि हमारी इसमें 4 इकाई होती हैं, है ना। जो सोशल साइंस विषय है 4 इकाई होते हैं, जिसमें पहला होता है इतिहास आ जाता है हमारा, जिससे हमको मिलते हैं 20 नंबर। अगर हम पूरा इतिहास क्लियर कर लेंगे तो हमें 20 नंबर यहाँ से प्राप्त होते हैं, जिसमें 15 नंबर आपको मिल जाते हैं थ्योरी से जो आप लोग लिख के आते हैं, और 5 नंबर मैप से मिल जाते हैं। तो ये 20 नंबर हो जाते हैं यहाँ से। उसके बाद भूगोल आ जाता है, मतलब जिसको हम ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। इससे भी हमको 20 नंबर प्राप्त होते हैं, और इसमें भी 15 नंबर थ्योरी से और 5 नंबर हमें मैप से मिलने वाले हैं। उसके बाद नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स से हमें 15 नंबर मिल जाएंगे, और अर्थशास्त्र से हमें 15 नंबर मिल जाएंगे। तो 70 नंबर का ये आप लोग का पेपर हो गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाइयों, तो 70 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया, और हर एक पार्ट से 15-15 नंबर की थ्योरी आती है। 5-5 नंबर इसमें ये एक्स्ट्रा जो हैं ये मैप के मिलने वाले हैं आप लोग को, और 30 नंबर का जो आप लोग का होता है स्कूल से मिलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट कार्य होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है, किस पर ज़्यादा जोर देना है, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत छोटे और हल्के चैप्टर हैं, है ना। तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इतिहास में खंड 1 में हमारा क्या आ जाता है बच्चों कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप एक महाद्वीप पड़ता है ना, महाद्वीप पड़ता है। जैसे हमारा एशिया महाद्वीप है, उसी तरीके से यूरोप एक महाद्वीप पड़ता है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अच्छा, राष्ट्रवाद का अर्थ जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे मेस्चनी, और मेस्चनी के विचार इसमें क्या थे, है ना। फिर हम देखेंगे पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस का जो एकीकरण मतलब जो भी आंदोलन हुए, है ना। तो इस चैप्टर के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा पहला चैप्टर क्लियर हो गया। अब दूसरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, भारत में राष्ट्रवाद, कि भारत में भाई राष्ट्रवाद किस प्रकार से हुआ, है ना। तो भारत में राष्ट्रवाद में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे गांधी जी थे वो कौन कौन से उनके बहुत ज़रूरी जो उन्होंने आंदोलन किए थे अपने जीवन में भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो वो सारे आंदोलन को हम लोग देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन सा आंदोलन कहाँ पर और किस प्रकार से किया गया गांधी जी द्वारा, है ना। भारत में राष्ट्रवाद से एक बात और बता दें आप लोग को, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि भारत के राष्ट्रवाद से आपको सिर्फ इसी चैप्टर से सारे मैप में 5 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो ये चैप्टर हमारे हिस्ट्री से जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे नमक सत्याग्रह की गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी, है ना, तो कहाँ से की थी, और जनजातियों, श्रमिकों और किसानों के जो आंदोलन थे जिनको गांधी जी ने सपोर्ट किया था। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों खंड 2 में। अच्छा, खंड 2 में आने से पहले आप लोग को बता दें कि ये जो दोनों चैप्टर हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, ये जो दोनों चैप्टर हैं इनसे हमारे 8 नंबर क्लियर होते हैं। अगर हम ये दोनों चैप्टर पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से तो हमारे 8 नंबर मिलने वाले हैं। और बहुत ध्यान से सुनना, 8 नंबर तो ये मिलेंगे ही, जो दूसरे चैप्टर से यहाँ 5 नंबर मैप के मिलने वाले हैं, तो 8-5 यहाँ पे 13 नंबर इन 2 चैप्टरों से हमें प्राप्त होने वाले हैं, सिर्फ 2 चैप्टरों से, है ना। हमारा खंड 1 हो गया है। अब आ जाते हैं हम खंड 2 में, जो हमारा हिस्ट्री के अंतर्गत खंड 2 आ जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, और ये हो जाता है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 1815 से 1914 के बीच में जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी और जितने भी उपनिवेशवाद हुए, इन सब टॉपिक्स की हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें किस प्रकार के महायुद्ध हुए, अर्थव्यवस्था कैसी रही, और जो तमाम प्रकार की महामंदी आई, तो ये सब टॉपिक्स हम तीसरे चैप्टर के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। फिर आ जाता है हमारा चौथा चैप्टर, जो कि औद्योगिकरण का युग, है ना, कि हमारे भाई कारखानों का युग कहाँ से स्टार्ट हुआ, कारखाने किस प्रकार स्टार्ट किए गए, पहला कारखाना कहाँ पे बनाया गया ना। तो इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं ये हम चौथे चैप्टर के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम भाई खंड 3। अच्छा, खंड 3 आने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों चैप्टरों से और इसके बाद एक चैप्टर और है, 5वां चैप्टर, तीसरा, चौथा और 5वां, इन 3 चैप्टरों से बच्चों हम
7 नंबर क्लियर करने वाले हैं। 7 नंबर हमें तीनों चैप्टर से मिलेंगे, है ना। अब आ जाते हैं हम भाई खंड 3। खंड 3 में हमारा आ जाता है मानचित्र। अब मानचित्र में हमें क्या करना है कि सिर्फ बच्चों हमें ये ध्यान देना है कि भारत में राष्ट्रवाद, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, हम 2 लिख देते हैं तो यहाँ पे 2 होगा, तो जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है उसमें हमें बस 1918 से 1930 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको अगर हम क्लियर कर लेंगे तो हमारा मानचित्र एकदम खल्लास और फिनिश होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको मानचित्र में क्या होगा कि यहाँ पे आपको दर्शाने को मिलेगा और नामांकन, मतलब नामांकन और पहचान, मतलब कि आप लोग को मैप में क्या करना है, पॉइंट से दर्शाना भी है और नाम भी लिखना है उसका। अगर आप सिर्फ नाम लिख देते हैं तो आपको आधा नंबर मिल जाता है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा जिसमें आपको दर्शाना और नामांकन करने का पूरा 1 नंबर मिलेगा। अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी कर देते हैं ना तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। ऐसा मत करना कि अगर आपको दर्शाना नहीं आता तो आप नामांकन भी ना करें, है ना। तो नामांकन करने से आपको कम से कम आधा नंबर तो मिलेगा ना, तो आधा नंबर भी बहुत होता है ना। अब इसके बाद आ जाता है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जो कि मैप के अंतर्गत ही आता है। तो मैप के अंतर्गत जैसे जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन, है ना, और ये सारे मद्रास, लाहौर, ये सारी लोकेशंस हैं, ये प्लेसेस के नाम, जगहों के नाम हैं, तो हमें मैप में इनको दर्शाना होगा। फिर आ जाता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, जो भी हमारे आंदोलन हुए थे गांधी जी द्वारा, कहाँ कहाँ पर हुए थे, जैसे खेड़ा सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ था ना, और चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ, है ना। तो ये क्या करने हैं बच्चों, आप लोग को मैप में दर्शाने हैं और मैप के पूरे नंबर लेने हैं यहाँ से। अब आ जाता है हमारा कि इकाई 2 में भाई हम समझेंगे कि जो हमारा भूगोल है उसमें हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो इकाई 2 के अंतर्गत पहला चैप्टर है वो आ जाता है हमारा भाई संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि भाई जो हमारा जीवन यापन होता है वो कौन कौन से संसाधनों द्वारा होता है, कौन कौन से संसाधन हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं, और इन संसाधनों का उपयोग करके हमारे जीवन का विकास कैसे होता है भाई, कि हमारे जीवन में हम कैसे आगे बढ़ पाते हैं, कौन कौन से संसाधन ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। तो पहले चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये क्लियर करेंगे। उसके बाद आ जाता है दूसरा चैप्टर। फिर इसमें हम लोग क्या समझेंगे, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जो हमारे जंगल होते हैं, जंगल में जो जानवर होते हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, वो सारे हम दूसरे चैप्टर के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। अब भाई आ जाता है हमारा तीसरा चैप्टर, है ना। तीसरे चैप्टर में हम समझेंगे कि भाई जल संसाधन क्या होता है, मतलब हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है, जल है, पानी है। तो जल का हमें किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, जल का नुकसान नहीं करना चाहिए, ये सारे हम टॉपिक्स जल संसाधन के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। अब आ जाता है भाई हमारा चौथा चैप्टर कृषि मतलब एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, है ना। खेती बाड़ी का मतलब जो भी हमारे खेती बाड़ी जो हमारे किसान करते हैं वो हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, ये सारे मतलब कि टॉपिक्स हम चौथे चैप्टर के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? चलें आगे। तो अब हम आ जाते हैं कि इन चैप्टर से हमें कितने नंबर मिलते हैं भाई। तो इस चैप्टर से हमें बच्चों 9 नंबर मिलते हैं इन चारों चैप्टर से, है ना। देखो पूरे ज्योग्राफी जो आएगा, पूरी ज्योग्राफी 20 नंबर की आएगी। 20 नंबर में से अगर आप लोग ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं ना तो यहाँ से आप लोग को 9 नंबर मिलने वाले हैं, है ना। और 5 नंबर मानचित्र के, वो हम आप लोग को क्लास में बता देंगे कि ज्योग्राफी में, अच्छा हिस्ट्री में बता दिए हैं कि भाई दूसरे चैप्टर से हमारे ऐसे ऐसे मानचित्र आने वाले हैं, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी यात्रा, जो भी है ना, जो भी ज्योग्राफी में होगा वो आप लोग को हम क्लास में बता देंगे बहुत ही आसान तरीके से, है ना। अब भाई आ जाते हैं हम कि जो हमारा 5वां चैप्टर होने वाला है वो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, कि भाई खनिज क्या होते हैं, ऊर्जा संसाधन क्या होता है, हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। जैसे ऊर्जा हमें कोयले से प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से प्राप्त होती है ना। तो जो भी हमारे मतलब कि बायोगैस होती है, जो ज्वारीय ऊर्जा होती है ना, ये सारे हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, 5वें चैप्टर के अंतर्गत खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। अब भाई आ जाते हैं हम छठे चैप्टर के अंतर्गत।
इसमें हम पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग की, उद्योगों का भैया मतलब जो कारखाने हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, है ना। तो इसमें क्या है कि विनिर्माण का महत्व, कृषि आधारित उद्योग, है ना, कि वस्त्रों का उद्योग, जो हमारे कपड़े के कारखाने होते हैं, उन सब के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। फिर आ जाते हैं भाई हम 7वें चैप्टर में, जो कि है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में। अब भाई आ जाता है, ज्योग्राफी के सारे चैप्टर क्लियर हो चुके हैं। अब आ जाते हैं भाई मानचित्र में। अब मानचित्र में क्या करना है, हिस्ट्री में तो बता दिए, लेकिन ज्योग्राफी में आपको क्लास में बताने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में आपको क्लास में बताएंगे, जो कि हमारे अध्याय 1 से 7 के बीच में होगा। जो भी मानचित्र में आएगा वो बता दिया जाएगा। अब आ जाते हैं भाई हम इकाई 3 में। इकाई 3 में हम क्या देखेंगे, नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिविक्स कहते हैं, इंग्लिश में सिविक्स कहते हैं। और सिविक्स के अंतर्गत जितने भी चैप्टर होने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि भाई सत्ता की साझेदारी, जो अध्याय 1 और अध्याय 2 जो होने वाले हैं वो है सत्ता की साझेदारी और संघवाद। अच्छा, सत्ता की साझेदारी का अर्थ ये होता है कि जो बच्चों हमारी शासन व्यवस्था होती है उसकी साझेदारी किस प्रकार की गई है। मतलब कि इसमें बच्चों 2 देश होते हैं, 2 देश होते हैं, और जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों देशों की जो शासन व्यवस्था होती है, किस प्रकार श्रीलंका की मतलब कि जो शासन व्यवस्था होती है वो खराब होती है ना, मतलब वहाँ के जो नेता होते हैं वो नाकामयाब होते हैं, है ना, और किस प्रकार बेल्जियम अपनी समझदारी दिखाता है, इस चैप्टर के अंतर्गत यही पढ़ने वाले हैं। और संघवाद में हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, कि मतलब कि हमारे भारत में केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर स्थानीय सरकार होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हम इन दोनों चैप्टर्स के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। अब अध्याय 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जाति, धर्म और लैंगिक मसले, कि हमारे देश में किस प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं, है ना, और इन जो जाति और धर्म के बीच जो लोग मतलब कि लड़ाई दंगे करने वाले होते हैं वो क्यों होते हैं, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत, तीसरे चैप्टर के अंतर्गत सिविक्स में मतलब नागरिक शास्त्र में डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारे बच्चों आ जाते हैं हम अध्याय 4 में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक दलों के बारे में, कि भाई राजनीतिक दलों का गठन कैसे किया गया। जैसे आप लोग सुने होंगे ना कि भाई राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, बीजेपी, है ना, जैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, है ना, कांग्रेस और सपा, बसपा, ये सारे क्या होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं। इनका गठन किस प्रकार होता है, किस प्रकार इनके कार्य होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम अध्याय 4 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम भाई अध्याय 5 में, है ना। अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के क्या परिणाम हैं, लोकतंत्र के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इससे होता क्या है ना, क्या अच्छे प्रभाव हैं, क्या बुरे प्रभाव हैं, ये सब हम जानने वाले हैं। अब भाई हम आ जाते हैं आखिरी इकाई में। आखिरी इकाई में मतलब सबसे पहले हम आप लोग को क्या बताएं, हिस्ट्री क्लियर करवा चुके, हिस्ट्री के मानचित्र बता चुके, फिर ज्योग्राफी बता चुके कि ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स बता चुके कि सिविक्स में भाई सत्ता की साझेदारी और संघवाद जैसे चैप्टर हैं, है ना, और राजनीतिक दल, ये मतलब कि ये चैप्टर्स हम आप लोग को क्लियर करवा चुके हैं कि किस प्रकार कौन कौन से टॉपिक्स कौन से चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं, है ना। और ये जितने भी चैप्टर करवाएंगे ना बच्चों, ये सारे चैप्टर आप लोग को एक कहानी के रूप में बताने वाले हैं। कहानी के रूप में मतलब ऐसा बताने वाले हैं कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। और अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, अगली इकाई पर, जो कि हमारी लास्ट इकाई होने वाली है अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, है ना। इसमें जो पहला चैप्टर होने वाला है वो है विकास। तो भैया विकास ये कैसा चैप्टर है, विकास तो हमारे मामा के लड़के का नाम है, नहीं नहीं वो विकास नहीं। विकास का अर्थ ये होता है कि जो हमारा देश है वो किस प्रकार ग्रोथ करता है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। तो मतलब कि जैसे मान लो कई कार्य होते हैं ना, तो जैसे कई कार्य होते हैं तो उस कार्य को करने में हमें
क्या क्या लाभ होते हैं, उसका विकास कैसे होता है, हमारा देश कैसे चलता है, ये हम चर्चा करने वाले हैं पहले चैप्टर के अंतर्गत। अब आ जाते हैं भाई अध्याय 2 में हम क्या देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मतलब कि जो हमारा भारत है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे डॉक्टर अपना कार्य करता है, शिक्षक अपने कार्य करते हैं और इंजीनियर अपने कार्य करते हैं, और बहुत सारे जो क्षेत्रक होते हैं भाई, हाँ किसान खेती बाड़ी करता है ना। तो ये जो सारे क्षेत्रक हैं ये किस प्रकार हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं, किस प्रकार जरूरी होते हैं, ये हम चर्चा करेंगे अध्याय 2 के अंतर्गत। अब आ जाते हैं भाई हम अध्याय 3 में, जो कि मुद्रा और साख कि भाई पैसा कैसे काम करता है, और जब पैसा नहीं हुआ करता था, जब सिक्के करेंसी नहीं हुआ करती थी, तो उसके पहले व्यापार किस प्रकार होता था, कि मतलब कौन सी करेंसी चलती थी, या फिर मतलब कि जो भी इसमें टॉपिक्स होने वाले हैं। और साख मतलब हम बैंकों के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई लोन कैसे मिलता है, लोन से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें चर्चा करने वाले हैं अध्याय 3 के अंतर्गत, है ना। अब भाई आ जाते हैं हम कि इन तीनों चैप्टर से पढ़ने में हमें क्या मिलेगा भाई। इन तीनों चैप्टर को पढ़ने में हमें 9 अंकों का बोनस प्राप्त होगा एग्जाम में, है ना। अब आ जाते हैं हम अध्याय 4 की ओर, जो कि हमारा होने वाला है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। कि भाई जो वैश्वीकरण होता है, जैसे हमारा भारत होता है, हमारा इंडिया होता है, वो अलग अलग देशों से व्यापार करता है, चाइना से कुछ सामान इंपोर्ट करता है ना, और रसिया से कुछ इंपोर्ट करता है, जापान से इंपोर्ट करता है, मतलब कि अलग अलग देशों से जो सामान इंपोर्ट करता है, आयात करता है, तो उसका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम जानने वाले हैं चौथे अध्याय के अंतर्गत। अब भाई अगला चैप्टर जो कि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर होने वाला है, वो है उपभोक्ता अधिकार। कि भाई हमारे ग्राहक होने के नाते हमारे क्या क्या अधिकार होने वाले हैं, हमारे उपभोक्ता के होने के नाते क्या क्या अधिकार हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, वो हम क्लियर करेंगे चैप्टर 5 के अंतर्गत। 4 इकाइयाँ हो चुकी हैं हमारी, मतलब कि हमारा सोशल साइंस का सिलेबस यहाँ से डिस्कस हो चुका। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको पढ़ने से आप लोग को एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ना। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं भाई कि भैया कौन कौन सी बुक्स लेनी है, कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुक्स आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही लेनी है। अगर यहाँ पे हमारी बुक्स रखी हों तो आप लोग को दिखा दें कि भाई ये हमारी हिस्ट्री की बुक है ना, और ये ज्योग्राफी की होने वाली है, ये ज्योग्राफी की हो गई और इस टाइप की होने वाली है, और ये हमारी हो गई नागरिक शास्त्र, और ये अर्थशास्त्र की बुक हो गई। तो ये सारी बुक्स हमको लेनी है। इन बुक्स को परचेज करने के बाद, देखो मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी एनसीईआरटी की हैं, ये सब आपके सिलेबस में हैं। तो इन बुक्स को पढ़ने से आप लोग को इसके बाहर कुछ एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और जो हमारे क्लास में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, जो नोट्स देने वाले हैं उसके बाहर, और इन बुक्स को पढ़ने से इसके बाहर 100 में 100 नंबर आप बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। बोलो इतना क्लियर है सबको? क्या बोले हम कि क्लास के नोट्स और ये एनसीईआरटी की बुक्स, इनको फॉलो करने के बाद इसके बाहर अगर कुछ आ जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी आपके भैया लेंगे, है ना। अब भाई आ जाते हैं कि भाई हम अपनी तैयारी बेहतर किस तरीके से कर पाएंगे। कि बेहतर ऐसे कर पाएंगे बच्चों कि हमारा जो ऐप है ज्ञानोदय के गुरुजी के नाम से आप लोग को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसमें जो क्लास 10th का जो नया सेशन है वो उसका बैच प्रोवाइड कराया गया है, जो कक्षा 10 के लिए है ना, जिसमें हमारे प्यारे गुरुजी ज्ञानोदय के गुरुजी शिवम सर आप लोग को मैथ और साइंस पढ़ाने वाले हैं, और हमारी गुरु माता दिव्यांशी मैम आप लोग को हिंदी और इंग्लिश की क्लास देने वाली हैं, और सोशल साइंस की क्लास आपके भैया यानी कि मैं आप लोग को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो अच्छा भाई, बैच परचेज करने से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो बैच से बच्चों क्या होगा कि आप लोग को डेली लाइव क्लास मिलेंगी और नोट्स मिलेंगे, और हर हफ्ते आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा, आप लोग को चेक किया जाएगा कि कौन कितने पानी में है ना। उसके बाद अच्छा भैया कि हम तो स्कूल जाते हैं और ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हैं, तो हम क्लास कैसे कर पाएंगे। तो बच्चों आप लोग को करना क्या है, जो आप लोग की क्लासेज जो प्रोवाइड कराई जाएंगी आप लोग को शाम में ही, आप लोग का टाइम देखते हुए ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि जब आप लोग स्कूल से आ जाएंगे, कोचिंग से आ जाएंगे, तभी आप लोग की क्लासेज स्टार्ट होंगी। मतलब
वही लगभग शाम के 5 बजे के बाद आप लोग की सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर क्लासेस नहीं कर पाते हैं तो वो जो लाइव क्लास होगी वो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, है ना। बैच का ये लाभ है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम तो यूट्यूब से ही पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, यूट्यूब में क्या होगा कि हो सकता है कि कोई क्लास आपकी मिस हो जाए, है ना। और ऐप में क्या होगा कि आपको सारी क्लासेस एक ही जगह पे मिल जाएंगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो टेस्ट का है, नोट्स का है। क्योंकि बच्चों अगर नोट्स ही नहीं होंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में सारी क्लासेस आप 2 दिन में नहीं कर पाएंगे, है ना। तो नोट्स अगर होंगे तो आप लोग स्वयं फास्ट रिवीजन कर पाएंगे। अगर एक बार नोट्स उठा के देख लिए तो 2 घंटे में आप पूरा जो सामाजिक विज्ञान है वो आप लोग क्लियर कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर वही आपके पास नोट्स नहीं है तब आप लोग सारे वीडियो नहीं देख सकते, सारी क्लास एक साथ नहीं देख सकते। तो ये जो बेनिफिट था वो हमारे शक्ति बैच का था, है ना। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और अभी ऑफर चल रहा है 2299 का। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक रहेगा। कब तक? 31 मार्च तक रहने वाला है। उसके बाद ये बैच का प्राइस बढ़ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2499 का। अभी ऑफर के साथ 35% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है 2299, है ना। आज का सिलेबस क्लियर हो गया, बैच के बारे में भी बता दिए कि आप लोग अपनी तैयारी कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब आप लोग से मिलते हैं सीधे अपनी क्लास में, जो भी हमारी पहली क्लास होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।